हेलो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मैथ की कक्षा यानी कि क्लास 1 जो है वो आज प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 1 जो है वो गणित का उसमें पहला चैप्टर आज हम लोग लेकर के आए हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, अगर आप कहीं ऐसा क्लास खोज रहे हैं जो मतलब एकदम पहला क्लास है, मतलब गणित के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं और उसके बाद गणित आपको सीखना है, कॉम्पिटिटिव लेवल का गणित, तो आप इस क्लास को बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप अभी तक कॉम्पिटिटिव में का भी मतलब सी भी नहीं जान रहे हैं तब पर भी अगर आप गणित सीखने के लिए इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो फिर आप टेंशन मत लीजिए, आप सही जगह पे। ठीक है, आप पूरा पहले फुल वीडियो देखिए, उसके बाद अंत में आप हमको बताइएगा कि हाँ सर क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा है। ठीक है, चलिए तो पहले वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे मत कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाबू अभी खास करके बात करें हम तो ये क्लास जो है क्लास 1 है। ठीक है, यानी प्रारंभिक क्लास है। इसको बढ़िया से देखें और कॉपी और पेन को नोट करें। ठीक है, कॉपी और पेन में मतलब नोट करें। हम पहला चैप्टर लिए हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, गणित का पहला चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पहला चैप्टर क्यों रखा गया? सबसे पहली बात तो यही होना चाहिए कि नंबर सिस्टम को क्यों रखा गया। अगर आपको हम बात करेंगे आगे परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का, मतलब प्रतिशत और लाभ हानि वगैरह चैप्टर का, तो उसमें अंक वगैरह ऐसा कुछ मिलेगा जो डायरेक्टली आपको कहेगा कि ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, इस प्रकार से ये परिमेय है, अपरिमेय है, तो वहाँ आपको दिक्कत हो सकता है। तो नंबर सिस्टम चैप्टर का मतलब बस यही आपको समझाना है कि पूरा नंबर का एक सिस्टम है ना। यहाँ पे नंबर का एक सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक श्रृंखला, एक पद्धति है ना। तो यहाँ पे नंबर का एक पद्धति है और उसी पद्धति को अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आगे नंबर से आप बढ़िया से मैच नहीं खेल सकते। ठीक है, ये नंबर के सहारे आप एक बहुत बड़े युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और अगर नंबर सिस्टम ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे संभावना नहीं है। ठीक है, तो हम इस मतलब इस चैप्टर के आगे 3 चैप्टर रखे, यानी टोटल 4 चैप्टर यहाँ पे हम नाम लिए हैं अभी फिलहाल में। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, दूसरा का हम यहाँ पे नाम लिए नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, और दूसरा को कहते हैं सर्ट्स एंड इंडेज यानी घातांक एवं करनी। ठीक है, यहाँ सब ये हल्का फुल्का 1-2 सवाल पूछता है आपका एग्जाम में। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन पहले से इसका वेटेज कम था। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन जो है सरलीकरण, इसका वेटेज मतलब होता है कि इसका पूछने का एक मतलब क्वांटिटीज होता है कि कितना सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो ये पहले से कम था परंतु बाद में इसका जो मतलब मात्रा है वो बढ़ा दिया गया और 1 से 2 पर डे ऐसे मतलब पर जो भी मतलब एग्जाम होता है पर एग्जाम एसएससी का उसमें पूछ रहा है। ठीक है, और लास्ट में हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में करेंगे एलसीएम और एचसीएफ यानी महसा और लसा। ठीक है, यानी महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। आप लोग कहेंगे सर तो बच्चा वाला क्लास है ना, बच्चा वाला क्लास नहीं बाबू, मुन्ना चलो आगे। ठीक है, चलो देखते हैं। रेडी, ध्यान से देखेंगे आप लोग। चलिए, तो सबसे पहले आपको हमको समझाना है नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में अच्छा एक बात बताइए, व्हाट इज ए नंबर? नंबर को क्या कहा, मतलब नंबर क्या होता है या फिर नंबर को कितने भाग में बांटा गया, ऐसे बताओ। यानी एक शब्द में कहें तो संख्या कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले यही पॉइंट हमको समझना पड़ेगा कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो बाबू संख्या 2 प्रकार के होता है। एक को कहा जाता है रियल नंबर, एक को कहेंगे रियल नंबर, और दूसरा को कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, अगर हमसे हल्का फुल्का कहीं पे अगर मिस्टेक हो रहा है स्पेलिंग वगैरह में तो आप लोग वहाँ पे देख लेना, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, और इसको इमेजिनरी नंबर को कहा जाता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, ठीक है, यानी इसको बोलेंगे काल्पनिक संख्या और उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। ठीक ना। चलिए अब हम लोग क्या करना है, यानी हम एक बात पे आपको बता दें कि देखिए सभी बच्चा जो है वो कुछ कुछ बात से परिचित होगा। जैसे वास्तविक संख्या सबको पता होगा कि वास्तविक संख्या पढ़ना होता है, 9th 10th कक्षा में भी इसको पढ़ना होता है, रियल नंबर वास्तविक संख्या। लेकिन सभी बच्चा को ये जो संख्या, ये इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या, वो अनजान है सबको इससे।
काल्पनिक संख्या से अनजान है, तो आज हम टेंशन मत लीजिए, इसको भी समझाने वाले हैं काल्पनिक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या को तो आपको बताइए करेंगे हम, ठीक है, लेकिन ये काल्पनिक संख्या को भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब एक कड़ी से हम बात को करते हैं कि सर काल्पनिक क्या होता है, सॉरी वास्तविक क्या होता है और काल्पनिक क्या होता है। पहले आपको इतना समझ में आया कि संख्या को दो भाग में बांटा गया है, गणित के क्षेत्र में संख्या को दो भाग में बांटा गया है। पहला का नाम है वास्तविक संख्या, दूसरा का नाम क्या है, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, देखो वैसा संख्या जो वास्तव में हो। जैसे अब एक बात बताइए, मान लेते हैं आपको कहते हैं हम कि जैसे कोई गणित का स्टूडेंट है तो मान लेते हैं कुछ भी, लेकिन अगर आपके पास वो है ही नहीं तो हम कह देंगे कि आप उसको मानने हैं, आप उसको कल्पना किए हैं, ठीक ना, तो वो काल्पनिक संख्या में आएगा, ठीक है ना। लेकिन अब वास्तविक संख्या ये होता है कि जो वास्तव में होती है, ठीक है, और उसको अगर हमको परिभाषा देना है कि वास्तविक संख्या क्या होता है, किसे कहते हैं, तो अगर आपको ये लिखना है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या लिख के डैश लगाएंगे और उसमें लिखेंगे कि वैसा संख्या जिसे मतलब संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है, संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे, है ना, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब मेरे बात को समझो, हम क्या बोल रहे हैं। वास्तविक संख्या हम उस संख्या को कहेंगे जिसको संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं ना, कौन सा रेखा पर, संख्या रेखा, नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। अब कई बच्चे कहेंगे सर संख्या रेखा क्या होता है, ठीक है, तो पहले यहाँ पॉइंट आपको रहने दो, संख्या रेखा क्या होता है, पहले आप आ जाइए यहाँ पे काल्पनिक संख्या के पास, ठीक है। अब काल्पनिक संख्या क्या होता है इसे देखो। जैसे अगर आपको हम बोले कि बाबू 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर क्या ये बचपनी हरकतें कर रहे हैं आप, 1 का वर्गमूल 1 होता है, बिल्कुल। लेकिन अगर हम कहते हैं -1 का वर्गमूल क्या होता है, -1, जरा निकाल के बताओ, -1 का वर्गमूल क्या होगा। आपको ये पक्का हम बताते हैं कि बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो इसको बता सकते हैं कि इसका वर्गमूल होगा भी या कि नहीं होगा, ठीक है। देखो वर्गमूल कहने का मतलब क्या होता है, आप अपने दोस्तों से पूछना इसके बारे में, बताएगा बढ़िया से या फिर लटका ही देगा। ये काल्पनिक संख्या कहने का मतलब क्या होता है, जो इसमें कल्पना की जाती हो, मतलब केवल ये कल्पना करके, मतलब इमेजिन करके खाली बता सकता है, ठीक है। तो 1 का वर्गमूल तो 1, देखो वर्गमूल के मतलब होता है कि कोई वैसा दो नंबर लो जिसको आपस में उसी संख्या को 2 बार गुना करने पर उतना आता हो, ठीक है। तो अगर हम 1 को कहेंगे तो कहेंगे 1 को 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये क्या हो गया, इसका वर्गमूल 2 में से 1 निकल के चला आएगा, 1 हो जाएगा। बट -1 कहें तो -1 को अगर हमको निकालना है तो वैसा दो नंबर किसको ले ले, कहेंगे सर है ना 1 गुने 1 करेंगे तो भी तो हो ही रहा है बाबू, 1 गुने 1 करेंगे तो -1 नहीं होगा, अगर हमको इधर माइनस लगाएंगे तो ये प्लस में रह जाएगा, तब हो तो सकता है, लेकिन दोनों सेम रहने पर एगो बाहर हो सकता है। कुछ समझ में आ रहा है आपको बात, जब दोनों, जैसे अगर -1 को यहाँ +1 से गुना करेंगे तब ना -1 होगा, लेकिन जब दोनों माइनस माइनस में रहता तब एगो बाहर निकालते हैं हम, इसलिए हम कह रहे हैं कि -1 क्या है, एक काल्पनिक संख्या है। समझ में आ रहा है बात, -1 क्या है, एक काल्पनिक संख्या। क्लियर हो रहा है पॉइंट, -1 एक काल्पनिक संख्या है और इसी को गणित में आयोटा से लिखा जाता है, आई लिखा जाएगा, आई का मतलब आयोटा, है ना, आयोटा लिखा जाता है, आयोटा इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, आयोटा बोलेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो अगर इधर हम वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इधर क्या मिल जाएगा, बस -1, और अगर इधर आयोटा का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये रह जाएगा आपको आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको एक समझ में आ गया बात कि आयोटा के स्क्वायर बराबर -1 होता है, ठीक है। अगर इसमें और भी कुछ नंबर दे सके आपको तो अंदर रूट क्या ले ले, 64, ये भी क्या है, काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। क्यों काल्पनिक संख्या है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि भाई 64 का वर्गमूल तो 8 हो जाएगा, बट ये माइनस का वर्गमूल संभव नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये क्या हो सकता है, इसका हम कह सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं -1 गुने 64, बोल सकते हैं जी, बोल सकते हैं ना,
तो कहेंगे कि 64 का वर्गमूल तो 8 हो जाएगा, बट ये जो है ना ये -1 इसका आयोटा लगाना पड़ेगा, ठीक है, यानी 8 आयोटा इसका आंसर होगा। आयोटा क्यों लगा दिए? आयोटा आप लोग पहली बार नाम सुने हैं कई बच्चे, है ना, तो आयोटा एक वैसा मतलब कि गणितीय संकेतक है जो मतलब जिसका वर्गमूल नहीं होने, यानी कोई जो है ना इमेजरी नंबर को अगर दिखाता है तो उसमें आयोटा लगाना पड़ता है, ठीक है। चलिए, और ये पूरा एकदम बेसिक सा क्लास है, चौथा कक्षा के मतलब चौथा पाँचवीं मतलब चौथीं और पाँचवीं की कक्षा के अगर किताब को उठाएंगे तो उसमें आपको ये आयोटा वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहे हैं, जरा बताना, क्या -64 यहाँ पे घनमूल लगा रहे, ठीक है, क्या ये भी आपका एक काल्पनिक संख्या में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, क्या ये भी एक काल्पनिक संख्या में आएगा या नहीं आएगा? घनमूल माने क्या होता है? उसको 3 बराबर भागों में तोड़ना, 1/3 अगर इसको हटाएंगे तो पावर लगेगा। तो अगर हम घनमूल को अगर इसको 3 बराबर भागों में तोड़ेंगे और गुना करने पर माइनस का आना चाहिए चिन्ह, तो कहेंगे -4 गुने -4 गुने -4, ठीक है। तो -4 यानी 4 चौके 16 चौके 64 और माइनस गुने माइनस प्लस और प्लस गुने माइनस माइनस भी रह गया, ठीक है। तो सब से में मतलब एगो बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। तो जरा संभर के बच्चा लोग, ये जो है वो काल्पनिक संख्या नहीं है, ठीक है ना। हम क्या बोले, काल्पनिक संख्या उसे कहेंगे जिसका वर्गमूल माइनस के रूप में रहेगा तो निकलना संभव है नहीं है ना। जैसे 64 था ना यहाँ पे बाबू, तो ये जो है ये वर्गमूल था इसका, देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो इसके पास क्या है 2 छुपा हुआ है। और जब वर्गमूल रहेगा तो जैसे इसको अगर तोड़ेंगे हम लोग तो किस रूप में तोड़ेंगे, 8 के रूप में। जैसे 64 को अगर हमको ब्रेक करना है, अगर वर्गमूल -64 है और इसको ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे, 8 गुने 8, लेकिन दोनों प्लस में है तो प्लस गुना करके आ जाएगा नहीं, माइनस से अगर हम एगो यहाँ पे इधर माइनस लगाते हैं तो प्लस गुने माइनस तो माइनस हो रहा है, परंतु एगो प्लस एगो माइनस में से बाहर कैसे निकाला जा सकता है? हाँ, अगर दोनों माइनस में रहता तो बाहर -8 है वो निकल जाता, लेकिन दोनों क्या है, दोनों तो अगर माइनस में कर दीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे माइनस दिखा रहा है, तो ये संभव नहीं। इसलिए कह सकते हैं कि ये सब संख्या तो है लेकिन यह एक काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर में आता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग पहले इतना लिखें, नंबर क्या है, संख्या क्या है, इस प्रकार से पूरा बढ़िया से सजाए कॉपी को, इसको बढ़िया से दर्शाएं, ठीक है। आयोटा क्या है, नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम अभी बताएं आपको कि संख्या 2 प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या और एक बताएं काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या हम उसे कहते हैं जिसे संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है, यही बताए थे ना। और काल्पनिक को तो पूरा बढ़िया से निकाल ही दिए थे कि जिसे मतलब वर्गमूल पूरा नहीं निकले, यानी एक शब्द कहें उसको हम एक आयोटा का नाम दिए थे, आई उससे मतलब आई से सूचित किया जाता है उसको, ठीक है। चलिए, अब वास्तविक संख्या में बोले हम कि जिसे किस पे दिखाया जा सके, संख्या रेखा पर। अब एक बात बताइए सर, ये संख्या रेखा क्या है? एकदम पूरा बेसिक सा क्लास आपको करवा रहे हैं। संख्या रेखा क्या है? नंबर लाइन है ना। संख्या रेखा क्या है इसे बताना, व्हाट इज संख्या रेखा, यानी नंबर लाइन क्या है, ठीक है। चलिए, नंबर लाइन अगर आपको समझाना है हमको तो नंबर लाइन होता क्या है, संख्या रेखा होता क्या है, जैसे इस प्रकार के एक मतलब लाइन होगा और बीच वाले जो एकदम मेन पॉइंट होता है उसको कहेंगे शून्य, ठीक है। जो बीच का मेन पॉइंट होता है, इस रेखा का बीच का मेन पॉइंट होता है उसको कहते हैं हम लोग शून्य होगा, ठीक है। और इधर की ओर बढ़ेंगे तो 1 2, इधर होगा 3, इधर होगा 4, मतलब डॉट 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 कह लो, और इधर कहाँ तक जाएगा, अनंत। ये सूतल 8 में होता है अनंत, ठीक है। और इन्हें करेंगे तो -1, इन्हें करेंगे तो -2, इधर करेंगे तो -3, इधर करेंगे तो -4, डॉट डॉट डॉट, आपको ये भी हो गया माइनस का अनंत से। जब माइनस का अनंत से अगर किसी नंबर को लेकर के आएंगे और अगर इधर आगे की ओर बढ़ेंगे तो उस संख्या को हम प्लस के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको क्या समझाएं हम कि इधर अगर आप बढ़ेंगे, देखो शून्य से लेकर के अगर आप इधर की ओर बढ़ेंगे तो वो सारी संख्याएं क्या हो जाएगी, वो सारी संख्याएं धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। याद रखना
कि ये संख्याएं कैसा हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। और अगर आप शून्य से इधर की ओर बढ़ते हैं तो ये संख्याएं क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है बच्चों, जरा बताना, ये संख्याएं हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, चलिए आपको क्या बोले, फिर से जरा बताएंगे हमको। क्या बोले कि संख्या रेखा वह मतलब एक रेखा है जिसपे किसी भी नंबर को दिखाया जा सकता है। तो हम कहेंगे कि बीचे बीच में क्या होता है, शून्य होता है। अब बीचों बीच के अगर दायां साइड चलेंगे, दायां साइड, तो ये क्या हो जाएगा, आपको ये प्लस में सब मिलेगा, धनात्मक होती है। और ये जो है वो इधर बायां साइड क्या मिलेगा, सब ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए एक बात और सीखेंगे। ये शून्य जो है, ये जो शून्य है, इसके बारे में कहेंगे कि यह ना ही धनात्मक होती है, ना ही धनात्मक होती है तथा ना ही ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, यानी एक शब्द में कहें तो शून्य एक ऐसा संख्या है जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, अगर शून्य से बाईं ओर बढ़ेंगे तो कैसी संख्या मिलेगा, सब ऋणात्मक मिलेगा। और शून्य से दाईं ओर बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। ठीक है, एकदम इसी प्रकार से अपने कॉपी में नोट करना। ठीक है, एक बात और, अगर हम संख्या रेखा पर इस प्रकार के नंबर को दिखा रहे हैं, इस प्रकार जो भी नंबर हम दिखा पा रहे हैं संख्या रेखा पर, ठीक है, तो अगर उसमें हम इधर से मतलब है ना, बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ेंगे, बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ेंगे इस प्रकार। ठीक है, तो उसमें मान जो है वो बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। याद रखना, अगर संख्या रेखा पर बाईं ओर से दाईं ओर अगर चला जाए, बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ अगर चला जाए तो उसमें मान क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, बढ़ता है। मान जो है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ठीक है, जैसे अगर आप देख सके तो 1 से 2 हुआ, बढ़ गया, 2 से 3 हुआ, बढ़ गया, 3 से 4 हुआ, बढ़ गया। ठीक है, बहुत लड़के को अभी ये नहीं मालूम है ये इधर कॉपी करना है, इधर वाला कॉपी नहीं करना। ठीक है, अभी हम कुछ इधर लिख रहे हैं। अगर आपसे पूछते हैं कि -4 बड़ा है या -3 बड़ा है, बताओ, -4 बड़ा है या -3 बड़ा है, सो पहले बताओ, -4 बड़ा है या -3 बड़ा है। तो आप उसको संख्या रेखा से देख सकते हैं कि किसको दायां साइड लिखा जा सकता है, किसको दायां साइड मतलब दाहिना साइड में किसको लिख सकते हैं। तो कहेंगे सर देखिए पहले -4 इधर आ गया और -3 राइट में ज़्यादा आया, और इधर से जब उधर की ओर जाएंगे तो मान जो है वो बढ़ता है। इसका मतलब 4 है इधर और 3 लिखा हुआ, -3 इधर है, इसका मतलब -3 जो है वो -4 की अपेक्षा बड़ा होगा। क्लियर हो रहा पॉइंट, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और -3 से भी बड़ा है -2 और -2 से भी बड़ा है -1। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है आपको। चलिए, तो मेरा समझाना अगर आपको समझ में आ रहा है तो कहेंगे मेरा समझाना सफल हुआ। ठीक है, अभी आगे हम लोग बहुत और इसका लंबा है क्लास देखेंगे। ठीक है, अब वीडियो पर अगर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अब यहाँ तक पहले सब्सक्राइब करो, और दोस्त के पास अगर कोई ऐसा है जिसको आप चाहते हैं कि साथ निकले, हम लोग एक साथ ही दोस्ती किए, एक साथ ही आगे निकल सकते हैं, तो वैसे दोस्तों के साथ ही इसको वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, चलिए, ठीक है, और आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, 0 जो है वो क्या धनात्मक हो सकता है, तो नहीं, यह 0 जो है वो ना तो धनात्मक होती है और ना ही क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और जब बाईं ओर से दाईं ओर की ओर बढ़ेंगे तो मान क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन शून्य से अगर बाईं ओर बढ़ेंगे तो ऋणात्मक में मान बढ़ेगा, और शून्य से दाईं ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, धनात्मक में मान बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मेरा एक छोटा सा बात बताओ, इसमें अगर आप देख रहे हैं तो कुछ ऐसी संख्या है जो दशमलव में अभी नहीं लिख रहे हैं। जैसे इसके बीच का जो मान है, 1 और 2 के बीच में कितना का डिफरेंट है, +1 का है, और 2 और 3 के बीच में भी +1 है, इधर भी क्या है, +1 है ना। तो ये जो संख्या है, जो इसको ही कहते हैं हम लोग पूर्णांक, इंटीजर इंग्लिश में कहा जाता है पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ऐसा भी सवाल अगर कभी कभी आपको दिमाग में चल रहा हो कि सब बेसिक सा एक लल्लू सा सवाल है, इसके बिना आप आगे कदम नहीं रख सकते। हाँ, मानते हैं कि आपका एग्जाम में ये नहीं आएगा, मानते हैं कि किसी ऐसा नहीं पूछ सकता आपका एग्जाम में कि बताइए शून्य से बाईं ओर चलेंगे तो कैसे संख्या प्राप्त होगा, नहीं पूछ सकता है। लेकिन बाबू एक बात बताइए, अगर ये शरीर है और शरीर में ये जो रीढ़ का हड्डी है अगर वही नहीं रहेगा तो शरीर क्या हो जाए, पूरा ममुरा जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है वो ये मतलब गणित का मतलब ये रीढ़ का हड्डी का काम कर रहा है। कुछ समझ आ रहा बात आपको।
चलिए आगे हम चलेंगे, आगे आपको बताएंगे। देखिए आपको क्या बोले, पूर्णांक के बारे में समझा रहे थे, ठीक है। पूर्णांक क्या होता है, वैसा संख्या जिसको संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं वही क्या है, पूर्णांक। तो आप कहेंगे सर संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, उसको वास्तविक संख्या भी कहा जा सकता है। यानी एक शब्द में कहें तो पूर्णांक को ही क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्या कह सकते हैं। हम कहेंगे ना मुन्ना ये गलत हो गया बाबू तुम्हारा, पूर्णांक को हम वास्तविक संख्या ना कहेंगे। आप कहेंगे कैसे, बोले देखो समझो, देखो पूर्णांक को अगर आप बढ़िया से ब्रेक करके पढ़ें, ब्रेक करें, तो इसमें कुछ आपको बोलने पर छूटा हुआ नहीं लग रहा है। पूर्ण प्लस अंक, तब पूर्णांक हम उसे कहेंगे जो वैसा अंक हो जो अपने आप में पूर्ण हो। पूर्ण मतलब पूरा हो, ठीक है, आधा अधूरा ना हो। अब ये जो है वहाँ पे तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये पूरा है, बट इसमें भी अगर कहीं पे कोई कहता कि बताइए 1.5 को ये करो, इसको संख्या रेखा पर दिखाओ, तो 1.5 यानी 1.5 यानी 1.5 दिखाना है। तो कहेंगे 1.5 दिखाना है तो 1 से लेके 2 के बीच में क्या होगा, 1.5 होगा, 1.5 होगा, ये खींच देंगे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये 1.5 ये पूर्ण अंक नहीं है, लेकिन इसको देखो संख्या रेखा पर दिखा दिए, ठीक है। आप कहेंगे सर वास्तविक संख्या में तो आपको ये 1.5 आ जाएगा, लेकिन पूर्णांक में ये 1.5 नहीं आएगा। पूर्णांक कहता क्या है कि जो अंक पूरा हो, अब ये पूरा है 1.5 है ना, तो ये पूरा अंक नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है, दिमाग में बात जा रहा है, ठीक है। चलिए और कुछ अगर किसी को दिमाग में बात चल रही है तो हम अभी यहीं क्लियर करेंगे। जैसे अगर आपको बता दें हम, आपका दिमाग में पूरा चुल्ल मच रहा होगा अभी कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुमको समझाते हैं, जरा मुन्ना रुको, ठीक है, जरा रुको, एक थोड़ा सा गिव मी सब मिनट क्या सम सेकेंड, इसको थोड़ा सा इरेज कर ले। देखो पुत्र समझो, इधर कहेंगे 1, इधर कहेंगे 2, और ये क्या था 3, आगे आप जा सकते हैं 4 डॉट करके, ठीक है, 1 2 3 4। आपको चुल्ल मच रहा होगा कि सर एक बात बताइए, आप बोले कि काल्पनिक संख्या को संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते, यानी एक शब्द में कहें तो अगर मेरे पास -5 रहता तो ये कौन संख्या है, काल्पनिक संख्या। ये 5 से गुना करेंगे -1 को, तो 5 से गुना करेंगे -1 को, और -1 कहता है कि हमें काल्पनिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 आयोडा। क्या हो जाएगा, 5 आयोडा, ठीक है, इसका आंसर ये निकलेगा। बट अगर ऐसा सवाल कहा, यानी -5 कहा, तो आप तो तुरंत कह देंगे कि सर ये तो वास्तविक, क्योंकि इसमें तो माइनस में तो वास्तविक है, और आपने बोला था वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। यानी एक शब्द में कहें तो √5 को आप संख्या रेखा पर दिखाइए, एकरा में कहाँ कटेगा। बड़ा तेज है आप सर, 1.5 लिखें और उसको 1 और 2 के बीच में काट के धर दिए। अगर 2.3 कहते तो 2 से छोटा सा हल्का सा, इसको 10 भाग में तोड़ करके और इसको इस प्रकार से गिन लेते, ठीक है। जैसे अगर 2.3 कहते आपको 2.3, इसको भी समझाते हैं, आपको शायद नहीं समझ में आया होगा। 2.3 है तो इसको पॉइंट हटाओ तो नीचे कितना आ जाएगा, 10। पॉइंट हटाइएगा तो नीचे कितना आएगा, 10। पॉइंट के पहले क्या था, 2 था, अब बाद में क्या था, 3 था। इसका मतलब ये होता है कि जो हमको काम करना है वो 2 और 3 के बीच में करना है, 2 और 3 के बीच में करना है। अब पॉइंट हटाने से नीचे कितना आया, 10 आया। यानी अब इस खंड को बराबर 10 भाग में तोड़ो। कितना भाग में, 10 भाग में, 1 2 3 4, इस प्रकार से इसको 10 भाग में तोड़ो, 2 और 3 के बीच में ही, और जो 3वां भाग होगा वो जे खींच देना, जैसे यहाँ है तो ये जे खींच देंगे, ठीक है, वही रह जाएगा 2.3। पॉइंट के बाद वाला को अक्सर नॉमिनेट करना, ठीक है। जैसे अगर आपको हल्का फल्का चुल मच रहा होगा भैया कि सर 3.3 क्या होगा, तो ये पॉइंट के पहले वाला कह रहा है कि पॉइंट के बाद में करना है, और ये पॉइंट के बाद वाला कह रहा है कि वहाँ तक जाना है। अगर ये 3.3 को हटाएंगे तो बटन कितना आएगा, 10। यानी 3 के बाद जो 4 आने वाला अगला, उसको 10 बराबर खंडों में बांटेंगे, और जो तीसरा खंड रहेगा वहाँ पर ऐसे टिक कर देंगे, ठीक है। तो 3.3 तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर मेरा सवाल है कि √5 रहेगा, अब उसको क्या कीजिएगा,
√5 रहेगा तो आप उसको क्या कीजिएगा। तो बहुत बच्चे कहेंगे सर कि √5 है ना, तो √5 का पहले मान निकाल लेंगे। तो आपको √5 का मान निकालना भी अगर मान लेते हैं नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे। तो देखिए क्या कर सकते हैं, √5 को क्या कर सकते हैं, ठीक है। √5 के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ 0 से लेके 1 तक का बीच की दूरी कितना है, 1, और इसके बीच में बीच की दूरी कितना है, 1, ठीक है। अगर आपको हम कहें ये टोटल कितना हुआ यहाँ तक, तो कहेंगे इतना 1 और इतना 1, यानी ये टोटल हो गया, इसके बीच की दूरी कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया सर, कितना हो गया 2। और अगर हल्का सा हम ऊपर एगो यहाँ से खींच ले और इसका मान दे 1, मतलब एक ही खींचे हैं, और अगर इसको तिरछा तिरछी अगर ऐसे मिलाने का कोशिश करें, ठीक है, यहाँ पे मिलाने का कोशिश करें, तो एक बात बताइए, ये ट्रायंगल नियन नहीं बन गया, त्रिभुज नियन तो बन ही गया। और जो ऊपरी छोर है ये लग रहा है कर्ण के जैसा, तो कर्ण का फार्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब मेरे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, यानी 4 और 1 कितना हो गया, √5, ठीक है। तो अब √5 आ गई ये कर्ण, ठीक है ना। और ये जो डेढ़गुणवा होता है, डेढ़गुणवा मतलब परकाल उसको कहा जाता है, डेढ़गुणवा कहे तो समझ गया सब, लेकिन परकाल कहते तो नहीं समझता, इसलिए हम डेढ़गुणवा बोले। यानी वो जो मतलब ज्योमेट्री बॉक्स में जो खींचने वाला होता है उसको एक यहाँ रखना और पेंसिल को यहाँ रखना, मतलब एक यहाँ रखना और पेंसिल को यहाँ रखना, और इसको ऐसे घुमाना, जहाँ जाके कटेगा वही √5 रहेगा। जैसे ऐसे घुमाएगा तो जैसे यहाँ मान ले कट गया, तो यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर ही √5 का वैल्यू है। कुछ समझ में बात आपको आया, कुछ समझ में बात आया आपको कि √5 को कैसे निकालना है। बहुत ही बच्चे को चुल मच रहा होगा सर √5 बता दिए, आप कुछ और ज़रा बता के बताएं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आप √2 निकाल के दिखाएं हमको, √2 भी तो एक वास्तविक संख्या है, -√2 बोलेगा तो काल्पनिक संख्या है, बट √2 बोलेगा तो आप निकाल के दिखाएं, ठीक है। बोलेंगे टेंशन मत लो, देखो अभी है हम यहाँ 0 था, यहाँ कहेंगे यहाँ से यहाँ 1 था, यहाँ से यहाँ कितना था, 2 था, इतना भी निकल जाएगा √2, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से हम इसको लिए, आय को ऊपर ले लिए, ठीक है, इन्हें भी 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ से यहाँ बीच की दूरी कितना है भाई, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अगर इसको तिरछा तिरछी ऐसे मिला दें और ये कर्ण बन गया, तो कर्ण में क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब 1 है तो 1 रह गया, और आधार भी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 रह गया, और 1 का 1 कितना हो गया, √2 हो गया। अब इसको प्रकार से यहाँ रख करके इसको ऐसे नॉमिनेट कर लेंगे, और जहाँ पे कट रहा है वहीं पे क्या है, √2 है, ठीक है। आप आराम से निकाल सकते हैं, ज़रा सब्र करो, ज़रा धैर्य रखो, आराम से निकाला जा सकता है। लेकिन अगर आप बकाएंगे तो फिर दिक्कत हो सकता है। किसी को अगर और कुछ चुल मच रहा है तो कहो 1-2 गो और निकाल दो। जैसे मान लेते हैं किसी का अगर √7 समझ में नहीं आ रहा है, सर √7 निकाल के दिखाइए, √7 निकाल के दिखाइए। मान लेते हैं यहाँ 0 है, ठीक है, और यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5, डॉट 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 ऐसे जा रहा है, ठीक है। √7 निकालना। एक बात बताइए, अभी हम 2 तक खींचे, मतलब लगभग यहाँ तक आया था, देखो यहाँ 2 के बगल में आया गया था, और वो यहाँ तक किसका मान था, यहाँ तक आया था √5 का मान, आया ना। और अगर यहाँ से अगर अब हमको निकालना है, यहाँ से अगर हमको अब निकालना है √5 के मान, तो हम कहेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी को कितना कह दिए, √5 कह दिए ना। अरे भाई यहाँ से जब यहाँ तक √5 आया था तो इसको कहेंगे √5 हो गया, ठीक है। और ये अगर हम हल्का सा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अगर ये ऊंचाई को मान लेते हैं √2, ठीक है। और अगर इसको मिलाते हैं, अब हल्का सा ऊंचाई बढ़ाएं, अब एक ने अब √2 माने, ठीक है। और अगर हल्का सा बढ़ाते हैं इधर, हल्का सा एक कर्ण बनाते हैं, तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, खाली 2 आएगा ना। लंब यानी कर्ण बराबर होता है √ लंब का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर करें तो खाली 2। अब आधार का स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक √5 खींचे थे, और √5 यानी कि √5 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 5 आएगा। अब 5 2 कितना रह गया, 7, यानी ये कितना हो गया, √7। अब यहाँ प्रकार रख करके और ये जहाँ तक आएगा वहाँ तक ऐसे घेर लेना है, तो ये किसका हो गया, √7 का हो गया, ठीक है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसको समझ पा रहे हो, ठीक है। पूर्णांक समझ में आया, जो पूर्ण अंक होता है, ठीक है, जिसको संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। लेकिन सभी पूर्णांक वास्तविक संख्या तो होगा, लेकिन सभी वास्तविक संख्या पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। अगर आप इसको नोट करना है तो कहीं पे नीचे कॉपी में जहाँ आप बढ़िया से लिख रहे हैं फ्रेश करके, वहाँ नोट कर सकते हैं कि सभी पूर्णांक जो है वो वास्तविक संख्या होते हैं, परंतु सभी वास्तविक संख्या पूर्णांक नहीं होता है, ठीक है। चलिए
अब हम लोग आगे करते हैं, आगे क्या है इसके बाद इसको इरेज करने के बाद बताते हैं, ठीक है। चलो और जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी मेरे जो अगर तुम साथ हो। थक गए हो क्या? पानी पीना है ना? हवा पानी। कहीं वीडियो बंद करो, आराम से पहले थोड़ा सा पॉज करो और जाके पानी उनी पी लो अगर थक गए हैं तो। लेकिन पूरा क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो बात जो है ना वो गणित वाला, वो दिमाग में नहीं दिल में पहुंचनी चाहिए। अगर तुम्हारे दिल में ये बात पहुंच रही है तो फिर वीडियो को बिना लाइक किए चैनल को सब्सक्राइब किए अगर गया ना तो पाप लगेगा, बता रहे हैं। चल आगे चलते हैं, मजाक कर रहे हैं, ठीक ना। मन होगा तब करना, ना मन होगा ना करना, लेकिन पढ़ लो भाई, भविष्य बना लो, ठीक है। चलो आगे आपको क्या समझाना है? पहले आपको बताएं वास्तविक संख्या, उसके बाद बताएं काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या बताएं जिसे संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। संख्या रेखा पूरा निचोड़ के बता दिए, ठीक है। सबको समझ में आ गया संख्या रेखा। जीरो जो है वो ना तो शून्य है, मतलब ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। जीरो से बाईं ओर जाने पर ऋणात्मक आएगा, दाईं ओर जाने पर धनात्मक आएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ पॉइंट आपको। चलिए आगे, अब आगे करेंगे हम अवकाल्पनिक की बता दिए, ठीक है। अब वास्तविक संख्या को हम लोग निचोड़ करेंगे। चलो ये वास्तविक क्या है भाई? ये वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या यानी इसको कहेंगे इंग्लिश में रियल नंबर। ये रियल नंबर क्या है? रियल नंबर क्या है? जो सच में रियल कह रहा है वो रियल है भी या फिर हवाबाजी कर रहा है? तो रियल नंबर को दो टाइप से बांटा गया है। रियल नंबर को भी दो भाग में बांटा गया है। एक को कहा गया है रेशनल नंबर और एक को कहा गया है इरेशनल नंबर। अगर हिंदी में इसको बोलेंगे तो इसको कहेंगे परिमेय संख्या और इरेशनल को क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय और अपरिमेय। क्लियर हो रहा है पॉइंट? परिमेय और अपरिमेय। वास्तविक संख्या का एक और रूप है रियल नंबर। इसका एक और रूप है डेसिमल। डेसिमल यानी दशमलव संख्या, दशमलव है ना, दशमलव संख्या। और एक हो जाएगा इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, ठीक है। यानी रियल नंबर का दो टाइप से बांटा जा सकता है। एक को बोलेंगे परिमेय संख्या और दूसरा को बोलेंगे अपरिमेय। और अगर इधर से बांटने की कोशिश करें तो एक को बोलेंगे दशमलव संख्या और दूसरा को बोलेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक बताएं जो पूर्ण अंक होता हो और दशमलव बताएं जो मतलब दशमलव के रूप में होता हो, ठीक है। पहले हम दशमलव को ही निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पे रहने दो इसको, ये जो है इसको यहाँ पे रहने दो, पहले ये देख लो, ठीक है। दशमलव संख्या क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक तो आपको समझा दिया पूरा बढ़िया से कि जो पूर्णांक होता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, शून्य भी पूर्णांक में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई पूछेगा क्या 1.3 पूर्णांक है तो कहना ना बाबू। बोले क्यों? तो बोले इसको बढ़िया से बोल के देखो आप क्या बोल रहे हैं, पूर्णांक। यानी पूर्णांक माने क्या? जो पूर्ण अंक होता हो। काफ़ी बच्चों को ये बात नहीं है, जो पूर्ण अंक हो उसको पूर्णांक कहेंगे। और दशमलव वाला बात पूर्णांक नहीं होता है, दशमलव को अलग से पढ़ना पड़ता है, इसको बोलेंगे डेसिमल नंबर, ठीक है। चलिए तो पहले हम दशमलव को पढ़ाते हैं, ठीक है। दशमलव को जरा गहराई से पढ़ेंगे, ठीक ना। दशमलव संख्या को भी तीन भाग में बांटा गया है। कितना भाग में? तीन भाग में। पहले को कहते हैं शांत, दूसरे को कहते हैं अशांत, पुनरावृत्ति, और तीसरा का नाम दिया गया है अशांत अपुनरावृत्ति।
अशांत अपुनरावृत्ति। देखिए दशमलव संख्या को 3 भाग में, शांत, अशांत पुनरावृत्ति और अशांत अपुनरावृत्ति। ठीक है, चलिए ये 0.3 है। अब क्या होता है, शांत क्या होता है, वैसा संख्या जो थोड़ा दूर चले और फिर कहे जय श्री राम, आप ना चल वो, यानी जो शांत हो जाता हो कहीं ना कहीं, तो उसको कहेंगे शांत संख्या। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ बोलते हैं 0.2 और 5 और कहेंगे क्या ये शांत हो गया, आप कहेंगे हाँ सर हो गया, देखिए 5 के आगे ये ना जा पा रहा है। तो वैसा संख्या जो थोड़ी की दूर चले और उसके बाद कहे कि अब हमारी की ताकत नहीं खे, तो हम कहेंगे ये रहुआ का बनी, शांत संख्या बनी। कुछ भी बोलो, अगर यहाँ पर हम 10.26 लिख देते हैं तो यह क्या है, शांत है। अगर यहाँ पर 4 भी लगा देते तो भी क्या है, शांत है। लेकिन ध्यान दो, अगर गलती से इसे डॉट 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 कर दिया तो इसका मतलब ये चल रहा है और चल रहा, अभी तक वो रुकने का नाम नहीं लिया, तो कहेंगे हम ना ये शांत ना हवा। ठीक है, यानी इसको संतोष नहीं है, जरा सा भी संतोष नहीं है, है ना। अगर मंदिर में जाएगा ये प्रसाद खाने और प्रसाद अगर इसको एक बार दे दिया जाएगा और वो खा लेगा तो दूसरा बार ये पक्का हाथ फैलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये लड़का के अंदर क्या है, शांति है ही नहीं। तो उस लड़का को कहेंगे वो अशांत पुनरावृत्ति। नहीं समझे, समझेंगे, ध्यान दीजिए। अब अशांत पुनरावृत्ति क्या होता है, वैसा संख्या जो अशांत है, अशांत माने कि ना रुक तो चलते रह तो, लेकिन जैसे मान लीजिए यहाँ 1.3 है, चाहे 0.3 करते, ठीक है 0.3, ठीक है। अब ये संख्या जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि वो चलते जा रहा है। ठीक है, यानी धीरे 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 जा रहा है, इस प्रकार से डॉट 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 जा रहा है। ठीक है, अब एक बात बताइए, हम क्या बोले कि ये जब रुक जाएगा तो कहेंगे कि वो शांत होता है, लेकिन जब नहीं रुकेगा तो अशांत हो गया। लेकिन ये पुनरावृत्ति कहता है कि अशांत तो ये है, लेकिन देखो बढ़िया से गौर से, एक ही नंबर बेर बेर घूम रहा है, पुनर आ रहा है ना, तेरा कहेंगे पुनरावृत्ति। जैसे 3 एक ऐसा आदमी है जो मंदिर में गया प्रसादी लेने, लेकिन जब इसको जैसे इसको मिला 25 को मिला प्रसादी, तो 25 कहा कि नहीं भाई भगवान की प्रसादी है, सबको मिलनी चाहिए, चल अब जो मिला से मिला घर चलते हैं, जो भी मिल पाया प्रसाद के नाम पर। अगर उसको खाली, ऐसे कई बार देखे हम लोग बचपन में क्या होता था कि अगर प्रसाद देना होता है तो बरगुना, समझते हो बरगुना, मतलब बरगुना उसे कहते हैं जिसमें कुछ वस्तुओं को रखने के लिए एक बेलन के आकार, अर्धगोला के आकार में एक बर्तन होती है। ठीक है, उसे बरगुना कहते हैं। आप इस परिभाषा लिखने की कोशिश ना करें। तो एक प्रकार बरगुना होता था, और अगर बरगुना ऐसा है उसमें प्रसाद रखा हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे जो बार बार आ रहे हैं, तो प्रसाद बांटने वाला आपको बुड़बक लग रहा है ना भाई, ना बुड़बक है। ओहो मैट्रिक फेल होकर जा रहा है, वहाँ प्रसाद बांटने की कोशिश कर रहा है। जब मैट्रिक तक पहुँचा है तो प्रसाद बांटने कम से कम उसको प्रैक्टिस है ना जी। क्या कर रहा है, जो लड़का दिख रहा है कि बेर बेर आ रहा है, घूम के फिर से हाथ छान रहा है, और आप देने के लिए हाथवा तो डालेगा बरगुनवा में, ऐसे ऐसे रख लेगा, डालेगा, लेकिन एकरा में से कुछ निकलेगा नहीं, और ऐसे लेकर के अब हाथवा खाली जाके ओकरा हाथवा में ऐसे छोड़ देगा। अब वो लड़का सोच रहा है प्रसाद तो मिला, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है। तो हम कहेंगे ये वही है, 3 वही है, 3 को प्रसाद तो मिला लेकिन इसको शांति नहीं है। जब तक एकात बात ये सुनेगा नहीं तब तक ये घरे जाएगा नहीं। इसीलिए अब एक एकात बात डांट लगाएंगे, कहेंगे तू इस प्रकार से बेर बेर कहे आ रहा है, तो कहेगा हम देवन करता है तो कुछ ही करे। बोले कोई बात नहीं, तू बरगुन में रख ले। तब बरगुन में जब रखाइएगा ना तो एकरा कहल जाएगा 0.3, और एकरा पावर में रेकरिंग कह लो, या फिर कहीं कहीं पे इसको बार कहा जाता है। ठीक है, 0.3 बार। ठीक है, तो जब बरगुन में दे दीजिएगा एकरा तो एकरा कहेंगे 0.3 बार, और 0.3 बार का मतलब होता है 3/9। जब जब ऊपर बार लगेगा जितना संख्या पर, उसके नीचे 9 हो जाएगा। ठीक है, रेकरिंग भी बोल सकते हैं, बार भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 0.56 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ तो एक ही लड़का बेर बेर मांग रहा था, अब यहाँ पे 2 आदमी, देखो 5 6 56 2 आदमी है। ठीक है, तो कहेंगे बेटा तुम बरगुन में रख ले, तो कहेंगे 2 लड़का ने तो दोनों मिल के रख ले, तो 56 देंगे और ऊपर लगा देंगे बार। ठीक है, और इसको अगर तोड़ के लिखेंगे तो 56 कहेंगे, और 2 आदमी लिया है बरगुना तो 2 को नीचे 9 लगा देंगे। नहीं क्लियर हो गया, हमको लगता हो गया होगा।
और दिख नहीं रहा है का, एक बार चेक कर ले का। दिख तो रहा है भाई, तो ये हो गया, ठीक है। अब अशांत पुनरावृत्ति क्या होता है? अशांत पुनरावृत्ति हम उसको कहेंगे जो संख्या अशांत तो हो लेकिन वो पुनरावृत्ति ना करे, मतलब एक ही नंबर को बेर बेर ना आए, मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब वो आराम से अपना घर द्वार जा सकता है लेकिन वो घूमते रहेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 4-5 मंदिर है, 4-5 मंदिर में पूजा हो रहा है, तो वो ऐसा लड़का है कि एक मंदिर में कुछ खाया तो उसके बाद टेंशन नहीं लेना है उसको, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, वहाँ से हाथ तक नहीं धोएगा वो लड़का, बता रहे हैं। हाँ, और तुरंत जाएगा देवी मैया के मंदिर से शंकर भगवान के मंदिर में जाएगा, वहाँ से बजरंग बली के मंदिर में, जब तक पूरा होगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो हम कहेंगे वैसा संख्या जो मतलब एक चीज़ तो मतलब एक ही लड़का बेर बेर तो नहीं आ रहा लेकिन वो लड़का कहीं ना कहीं बेर बेर जा रहा है, तो इसको कहेंगे जैसे मान लेते हैं 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, कुछ भी डॉट डॉट डॉट, है ना। यानी ये सब ऐसा है जो बेर बेर दूसरे से घूम घाम के आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, सांस टूटे तो टूटे लेकिन आस नहीं टूटे, ये बेर बेर घूम रहा है, ठीक है। तो ऐसे संख्या वो कहेंगे अशांत अनवृत्ति, ठीक है। चलिए समझ में आया। दशमलव संख्या 3 प्रकार की, एक शांत जिसको थोड़ा सा 2-4 मौका दे दीजिएगा तो वो शांत हो जाएगा, यानी इसको कहेंगे शांत संख्या। इसको कहेंगे अशांत पुनरावृत्ति, ये भी क्लियर है आ रहा है जी। और इसको कहेंगे अशांत अपुनरावृत्ति, जो मतलब अशांत हो, ठीक है, मतलब ये पुनरावृत्ति ना करे। अब इसको बट्टा के रूप में लिखना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन देखो इसको भी अगर हम 0.25 को बट्टा के रूप में लिखेंगे तो 25 और दशमलव हटाएंगे तो 1 और दशमलव के बाद 2 नंबर है तो 2 को 0 लग जाएगा, यानी ये भी बट्टा के रूप में लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी एक शब्द में कहें तो ये वाला संख्या शांत और ये वाला संख्या अशांत पुनरावृत्ति, ठीक है, ये दोनों के दोनों को बट्टा के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये वाला अशांत और अपुनरावृत्ति इसको बट्टा के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है ना। ये नहीं है, अच्छा चिन्ह से का दिक्कत है, समझदार हो ना जी। वहाँ पर 0.25673 लिखा हुआ अशांत अपुनरावृत्ति, चिन्ह नहीं समझना। देखो अब ये दशमलव समझ में आ गया, पूर्णांक के पहले समझा दिए थे, दशमलव संख्या समझ में आ गया। अब यहाँ देखना, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है, इसको लिखेंगे हम लोग परिमेय संख्या में कि वैसा संख्या जिसे बट्टा के रूप में लिखा जा सके। किसके बट्टा? कुछ भी, आप p बटा q ले लो, a बटा b ले लो, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो वैसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में क्या कर सकते हैं, p बटा q के रूप में लिखा जा सकते हैं, है ना। देखो अब कोई बच्चा कहेगा सर हम कोई बट्टा से कम लगते हैं, इतना अच्छा काला लड़का है, तो कहेंगे ना बेटा तू अपना नियम ना लिखना, अगर तू अपना नियम लिखेगा तो ये परिमेय संख्या कहेगा हमरा काहे ले बनाए हो, है ना। तो परिमेय संख्या वैसा संख्या होगा जिसका बस बट्टा के रूप में लिख दो, ठीक है, तो उसको कहेंगे परिमेय संख्या। जैसे अगर बात करें कुछ भी बोलो, 2 बोलो, कहेंगे सर 2 क्यों, तो 2 के नीचे कितना है, 1 छुपा हुआ है ना, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 5 भी हो गया, 6 बटा 5 हो गया, 3 बटा 5 हो गया। कहीं सर आप अपन मन से लिख रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बट्टा के रूप में जो भी हो परिमेय होगा, ठीक है। 22 बटा 7 हो गया, ये भी क्या परिमेय है। देखते हैं जरा बता पाते हो कि नहीं। 0.25 हो गया, परिमेय है कि नहीं, बताओ परिमेय है कि नहीं। आप कहेंगे पक्का मास्टर साहब कौची आप सोच के पढ़ा रहे हैं। पहले आप यहाँ बताएं कि 0.25 बट्टा के रूप में हो सकता है, फिर कह रहे हैं कि जो बट्टा होगा वो परिमेय भी होगा। आपका कहने का मतलब क्या है, इसीलिए तखनी गोला लगाए थे का, तो बोले हाँ बाबू हम इसीलिए लगाए थे कि 2 संख्या को बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि शांत संख्या भी परिमेय होती है और अशांत पुनरावृत्ति भी क्या होती है, परिमेय होती है। लेकिन जो परिमेय नहीं होगा अपरिमेय होगा, एकरा में बताएंगे, एकरा कहेंगे 0.3 के पावर रेकरिंग, यानी बारिश को बोलेंगे, ये भी क्या है परिमेय है। अगर हम यहाँ पर कुछ और बोल रहे हैं, जैसे बोलेंगे 1.26
के पावर रेकरिंग, ये भी क्या है, परिमेय है ना। तो ये सब सारी संख्याएं क्या है, परिमेय है। लेकिन अगर कोई आपको कहता है कि 0.28356 डॉट 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 डॉट, क्या ये परिमेय है? तो देखिए कोई ऐसा संख्या नहीं जो रिपीट है, बार बार आया है, ये दूसरा मंदिर जा ही रहा है। तो कहेंगे ना बाबू तू यहाँ से उठ जा, तोरा लिए नहाई, ठीक है। ये उस लड़का के लिए है जो एकदम छोटा है, एकदम प्रसादी बिना नहीं मान सकता है, उसके लिए, जिसको P/Q के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अब आप परिमेय क्या होता है बस। लेकिन यहाँ एक ध्यान रखना, P/Q के रूप में ना, यहाँ एक बात ध्यान रखना कि Q के मान Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इतना ध्यान रखना कि P/Q के रूप में लिख सकते हो, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, Q के मान 0 से वो बात याद रखना, अगर यहाँ पे हम कुछ समझाने की कोशिश करें आपको, ये भी साइड से आप लोग कहीं लिख देना, जिसे हम आपको एक बात मान के चल रहे हैं कि आपका एकदम बेसिक क्लास है ये, ठीक है, एकदम स्टार्ट कर रहे हैं आप अपना मैथ के गणित के क्षेत्र में, तो उसके लिए, ठीक है। अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं संख्या बराबर कुछ भी आपको बोल दिए, जैसे n बोल दिए, ठीक है, संख्या बराबर n बोल दिए, तो अगर आपको कहीं पे 0/n रहा, n के मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन n के मान 0 भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, n के मान डज नॉट इक्वल टू 0, जैसे 1 2 3 4, यहाँ n के मान कुछ भी रखेंगे, बस 0 मत रखना, और ऊपर भी 0 है तो इसको काट के क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर ऊपर 1 2 3 है और अगर नीचे 0 है तो इसको काट के अनंत आएगा, क्या आएगा, अनंत। लेकिन अगर कभी 0/0 आ गया तो ये अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड माने होता है कि जिसको मतलब डिफाइन नहीं कर सकते, इसका मान नहीं बताया जा सकता। आपको कहेगा कैसे, दूसरा तीसरा में आपको पढ़ने की जरूरत है यार, दूसरा तीसरा की किताब उठा के देखेंगे 0/0 अनडिफाइंड कैसे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, अगर आपको हम इस पर कुछ सवाल पूछते हैं, अगर आपको 2/0 कहते हैं और कहेंगे इसका मान कितना होगा, तो नीचे 0 आ गया, ऊपर में कुछ रहे, दुनिया धरती 2 3 8 10 18 13 14 20 100 200 कुछ भी रहे, अगर नीचे भी 0 आ गया तो इसको काटने के बाद क्या आएगा, ये अनंत आएगा। लेकिन अगर यही संख्या घुमा के लिख दिए, 0 ऊपर और नीचे 2, तो ऊपर में 0 आ गया तो एरा काटने के बाद 0 मिलता है, ठीक है। चलिए, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर किसको कहेंगे, तो वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते, उसे क्या कहेंगे, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। जैसे आपको बता सकते हैं, जैसे ये भी उठा लो, 0.2567, मतलब इसको क्या P/Q के कैसे बट्टा के रूप में रखेगा, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है अपरिमेय। हाँ, ये √5 का भी जो मान है ना, वो कोई मतलब एग्जैक्ट नहीं निकाल सकता है, उसका एक अप्रॉक्स होता है, ठीक है। जिसका वर्गमूल निकल जाएगा उसको तो परिमेय में रखेंगे, जैसे √9, तो √9 का वर्गमूल 3 निकलता है पूरा, तो √9 भी परिमेय होगा। लेकिन अगर कोई कहेगा √3, तो √3 क्या है, √3 आपको जा करके परिमेय नहीं है, ये क्या अपरिमेय, क्योंकि √3 का मान जो है वो कितना होता है आपको मालूम है। अगर √3 का मान पढ़ें आप लोग, तो √3 का मान जो है 1.732 होता है ना। इस प्रकार से डॉट 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 भी बढ़ ही रहा है, ठीक है। और एक बात बता दो, कोई बहुत कम लड़के को मालूम है, छोटे छोटे बात को समझना, जब भी किसी का मान डॉट 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 में जा रहा है ना, तो उसको कभी बराबर देखे नहीं दिखाते हैं, उसको कहा जाता है कि वो लगभग में जा रहा है। ऐसे जब हम घूम रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, लगभग ऐसे लिखा जाता है, बराबर नियत, मतलब हल्का सा रहेंगे, टेढ़ा नियत रहेगा, और इसका मतलब होता है कि इसका मान जो है वो लगभग में जा रहा है, ठीक है। तो √3 का मान लगभग में कितना जा रहा है, 1.732 डॉट 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 जा रहा है। अगर √2 के पूछ रहे हैं आप, तो रूट बराबर फिर से दें हम जी, हमरो दतिया लगल है, ये हो गया। इसका कहेंगे तो कहेंगे 1.414 डॉट 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 ऐसे होता है, ठीक है। तो जिसका मान डॉट 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 में जाए वो आपको किस में आ जाएगा, अपरिमेय आ जाएगा। √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, है ना। एक सेकेंड, पाई भी एक ऐसा संख्या है जिसका मान डॉट डॉट में जाता है। पाई देखो, पाई का मान जो 22/7 है वो बट्टा के रूप में हो गया। अब कौन कह दिया कि पाई का मान 22/7 है, मेरा एक सवाल है, क्या आप सच में बढ़िया से जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है? नहीं बाबू, और इस बात को बोलने में हम बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं कि पाई का मान 22/7 नहीं होता है, ठीक है। क्यों बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं, क्योंकि पाई का मान जो है ना वो 22/7 के आसपास होता है,
22/7 के आसपास होता है। ये 3.14 कितना होता है, आई थिंक 3.141592, 3.141592 इतना तक हमको याद है। और ये डॉट 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 अभी तक ये पॉइंट के बाद 50 लाख नंबर तक खोजा जा चुका है। 50 लाख, जिसके को हम बोलते हैं 1 4 1 5 9 2, तो 2 2 4 और 2 6 हो गए यहाँ तक। तो इस प्रकार 50 लाख तक पाई का मान अभी तक खोजा जा चुका है। अब वैज्ञानिक लोग अभी तक लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी तक पाई का मान एग्जैक्ट मालूम नहीं चला है। तो अभी तक कम से कम उसको कहाँ रखेंगे, अभी तक रखेंगे उसको अपरिमेय संख्या में। और जिस दिन इस बात का पता चलेगा कि पाई का मान एग्जैक्ट पता चल चुका है, तब उसको कहेंगे, जब पता चल चुका है यानी अब वो शांत हो गया, तो कहेंगे तो किस में आ जाए, अब परिमेय संख्या में। इसी बात को हम समझाते हैं कि जब कहेगा कि पाई क्या है, तो कहना पाई एक क्या है, अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि इसका मान रुकता नहीं है, चलते रहता है। लेकिन अगर बोलेगा पाई के मान जो हम लोग अप्रोक्स कहते हैं 22/7, वो क्या है, तो वो आपको जाकर के वास्तविक संख्या है। क्लियर? सॉरी वास्तविक, सॉरी परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए, क्लियर हो रहा है पॉइंट? आप इसको लिख रहे हैं, हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है, कहाँ लेना है बबुआ, जो लेना है कर लिए आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा से किए होंगे, ठीक है। चलिए आगे का हम लोग का टॉपिक है, आगे का टॉपिक देखते हैं, ठीक है। और जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी मेरे घर तुम साथ हो, डरने की क्या बात जब आप हैं मेरे साथ। यहाँ तक उतर गया ना, कंप्लीट है पूरा। हाँ, दिल खोल के पढ़ो और कॉपी भी खोल के, कॉपी वॉपी बंद करके रखता है सब हो। चलो आगे चलते हैं, बुरा मत मानना, ठीक है। देखो, अब पूर्णांक को भी 3 भाग में बांटे। आप कहेंगे किस प्रकार के आप टीचर हैं भाई, खाली भागे भाग बांट ही रहे हैं आज। पहले तो नंबर को बांट दिए हैं 2 भाग, वास्तविक और काल्पनिक। फिर वास्तविक को भी कई कहें 2 भाग, परिमेय और अपरिमेय। और भाई एक बार चीरे तब ना वास्तविक को 2 बार चीर दिए, कहें कि वास्तविक को 2 बार चीरेंगे, एक डेसिमल और एक पूर्णांक, ठीक है। परिमेय को भी आगे बांटे, डेसिमल को भी 3 बारे में चीरे, शांत, अशांत, पुनरावृत्ति और अशांत अपुनरावृत्ति। अब जो बेचारा पूर्णांक बचा हुआ था कि हम ना चिराएंगे, अब यहू कह रहा है कि टेंशन मत लो, ये पढ़ाई लिखाई है, इसमें जितना गहराई से आप पढ़ेंगे वही फायदा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो पूर्णांक को 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। अब पता नहीं क्यों आपको ऐसा लग रहा होगा पक्का कि ये एकरा इतना कैसे मालूम है, तो हमारा मालूम नहीं है, हम अटर पटर कुछ ही पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं। अगर तुमको सही लगता है तो पढ़ाल करो, ठीक है। देखो, वैसा संख्या जो ऋणात्मक है, क्या है, ऋणात्मक, वो एक लिखाएगा अलग। जैसे इधर कह देंगे तो -4 -3 -2 -1। हाँ, कहाँ जीरो नहीं, जीरो को हम पहले ही बोले थे कि जीरो इसमें प्लस और माइनस दोनों, यानी धनात्मक ऋणात्मक नहीं है। तो ये डॉट 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 आपको माइनस अनफिनाइट तक जाएगा, ठीक है। ये ऋणात्मक होती है, ठीक है ना, ये ऋणात्मक होती है। और धनात्मक कहेंगे जो +1 रहेगा, 1 2। आपको कहेगा प्लस नहीं दे रहे हैं सर, जा पहला क्लास में पढ़े। कोई भी नंबर के अगर आगे प्लस नहीं दिया हुआ, इसका मतलब प्लस छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर अगर हम यहाँ 2 छोड़ दिए तो कह सकते हैं क्या कि इसके आगे माइनस छुपा हुआ है, तो भाई आपके आगे आपका बेरोजगारी भी छुपा हुआ है। बफलो छाप, जब कोई माइनस को छुपने की बात आएगा तो माइनस इतना खोदे मोटा है कि कोई दीवार के पीछे नहीं छुप सकता है। इसको दिखाने के लिए उसको आना ही पड़ेगा, माइनस को आना पड़ेगा। लेकिन प्लस एक कितना छोटा सा जीव है कि वो किसी भी चावल के नीचे भी पीछे छुप के रह सकता है। तो प्लस छुपा हुआ रहता है 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। और बीच में जो ना तो क्या है, ना तो मतलब माइनस है ना ही प्लस है। देखो ये सब जो है वो बड़का भैया है। पूर्णांक को 3 भाग में बांटा गया। पूर्णांक के 3 बेटा, 1 बेटा 2 बेटा 3 बेटा। एक जो बड़ा है प्लस वाला, एक जो छोटा बेटा है, और एक जो मांझिल जरा कोई साथ नहीं देगा। ये लो बेटा लड्डू, लड्डू। एक ना तो क्या है,
धनात्मक है, धनात्मक है, ना तो ये धनात्मक है और ना ही क्या है, ऋणात्मक है। ये बात आपको हम समझाए थे ना, है ना जी। तो आपको पूर्णांक को दो भाग में बांटा गया है, शून्य और माइनस से स्टार्ट की इधर और इधर करेंगे प्लस से। तो जो एक से स्टार्ट हो रहा है ना इस नंबर, इसको कहा जाता है नेचुरल नंबर, यानी कहेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो एक से स्टार्ट हुई गिनती वाली संख्या को कहेंगे प्राकृत संख्या, ठीक है। और अगर आप किसी नंबर को जीरो भी एकरे में जोड़ दिए और कहीं ना तो भी जाओ इधर रहेंगे, तो एकरा अगर यहाँ से स्टार्ट किए और एने तक जा रहे हैं, यहाँ तक जा रहे हैं, जीरो से मतलब लेकर के प्लस करके जीरो को और जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4, तो एकरा कहेंगे होल नंबर। होल नंबर को इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं, अपूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, एक से लेकर स्टार्ट हो गया बोला। पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, अगर शून्य से लेकर के स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको कहेंगे पूर्ण संख्या, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, ओके। ये बात क्लियर हुआ। आगे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या समझ में आ रहा है। पढ़ाने के चक्कर में एक अच्छा नया शर्ट उजला का बर्बाद कर दिए हैं। 300 रुपये का था, 300 रुपये के, कोई बात नहीं, तुम लोग का बस एक अच्छा अपना भविष्य सेटल हो जाए, इससे बढ़ के एक शर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, मिटाने के लिए कुछ ना मिला तो क्या करें, यही तो आदत खराब है। पैकेट में अगर रुमाल रह गया, डोंट वरी निकालो, है जी ना, हवा दो पैकेट में रहता है तो बॉडी मिटाता है, इसीलिए हमारा कोई रुमाल देवे नहीं करता है। लिबुन करते हैं, पैसा लगता है बोर्ड मिटाने के लिए, भाई तुरंत निकाल देते हैं तो अच्छा ना लगता है। और कोई दोस्त यार के भी अगर मांगेंगे ना तुरंत रुमाल दो भाई, तो ना देता हूँ, उन लोग को पता है कि कुछ न कुछ वेस्ट कर देगा, इसीलिए, ठीक है। अभी वो लड़का था, वो मतलब बेचारा का मिलवे किया था ससुराल से नया रुमाल, शादी हुआ था नया नया, और उसको रुमाल लेकर के आए, बोला देना रे, रुमालवा नहीं देगा भाई, दो। अब बोर्ड मिटाने लगे, तहिया से वो हमरा से बोल नहीं रहा है, बोले हमारा रुमाल एक ही पहचान है वहाँ के, तुम कहा यार क्या करें। देखो, अप्राकृत संख्या को भी दो भाग में बांटेंगे। रहे दा प्रभु, हम बोलेंगे बस 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 यहीं तक, अगला टॉपिक कल करेंगे, ठीक है। बस प्राकृत संख्या को दो भाग में, एक को कहा जाता है ऑड नंबर, ऑड नंबर यानी ऑड नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे, विषम, विषम संख्या। और एक को कहा जाता है इवन, इवन नंबर यानी कहेंगे सम संख्या। कट रहा है क्या, ठीक है। ये सम पूरा कट गया भाई मेरे, ठीक है ना। इवन नंबर इसको बोलेंगे सम संख्या। विषम उसको कहते हैं जो दो के टेबल में आता हो, यानी दो से वो पूरा पूरा भाग देने पर कट सकता, सॉरी, जो दो के टेबल में नहीं आता हो, जो मतलब दो से भाग देने पर नहीं कटेगा, उसको कहेंगे विषम, ठीक है। विषम के लिए होता है 2k + -1, ये रहेगा विषम का सूत्र। जैसे अगर हम यहाँ पे बोलेंगे 3, तो 3 को नहीं कर सकते हैं इसको कि 3 जो है वो 2 × 1 और ये प्लस का 1 है, देखो ये फार्मूला बचल गया ना। अगर हम 5 कहेंगे तो 5 को भी कर सकते हैं, 2 दूना 4 और प्लस का 1। अगर हम यहाँ पे 9 कहेंगे तो कहेंगे है, ये भी है क्या है, 2 × 5 = 10 और 10 - 1 यानी 9, ठीक है। तो जो मतलब इस फार्मूला को दिखाए +-1 वाला फार्मूला को, यानी एक शब्द में कहें जो 2 से ना कटे वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या, और जो 2 से कटे वो होगा सम संख्या। इसका फार्मूला बस 2k के रूप में ही होगा, ठीक है। जैसे अगर बात करेंगे हम तो 2 हो गया, 0 भी होता है, जरा याद रखना 0 को भी माना गया है, तो 0 2, अगर हम 24 भी बोल रहे हैं
तो वो भी है, क्योंकि 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 12 दूना 24, देखो इसमें भी कोई एक दूध जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्या है, सम है। तो सम संख्या ये हो गया, ठीक है। तो सम संख्या समझ में आ गया, विषम संख्या समझ में आ गया, और ये आपका इधर का ऋणात्मक धनात्मक सब समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आज के क्लास को, कक्षा को हम यहीं तक रखते हैं। और आप लोग को यदि जरा सा भी दिल में गया हो, दिल में कि मतलब क्लास सर का एक फ़ायदे क्लास है, ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब पक्का करना, ठीक है। और फिर तुम्हारा मोबाइल का कसम तुमको करना पड़ेगा ना, तो रात के टूट जाएगा तुम्हारा मोबाइल सोते वक्त, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक भी कर लेना, और कुछ वैसे दोस्त जिसको मतलब ज़्यादा मानते हैं, समझ रहे हैं, हाँ समझ गए होंगे आप लोग, उसको पास भेज भी देना, ठीक है। और उसको करना तो भी देख ले पूरा। अब पढ़ा लिखल रहेगा तो ना दोस्त रहेगा, कैसा दोस्त रहेगा, आप पढ़ल रहिएगा, वो हल्का सा कम पढ़ल रहेगा, दोनों एक साथ घूमिएगा बाजार में, कोई सवाल पूछेगा और आप बता दीजिएगा, वो नहीं बताएगा तो आपको बेइज्जती नहीं लगेगा। अपना दोस्ती को, अपने दोस्त को बेइज्जती होने से बचाना तो ओकरे पास भेजो, वो भी देखेगा। आप फ़ोन करके कहो कि सर के चैनल वो सब्सक्राइब कर ले लगा तुमने, ठीक है। चलो ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार अगले दिन अगले क्लास में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, ओके ना, बाय।